गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा करते हुए वर्ष 2005 के प्रश्नों पर पहुँचे हैं। 2005 के प्रश्नों में हम लोगों ने 2 क्लास कर ली है। आज तीसरी और अंतिम क्लास है। इसमें 2005 के आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे और यह देखेंगे कि इन प्रश्नों के साथ में और नए प्रश्न क्या बनते हैं और क्या ट्रेंड निकलता है, ताकि आगामी जो आपकी परीक्षा टीजीटी की मई 2025 में है वहाँ आपकी सफलता 100% श्योर हो। तो आइए हम लोग आज का पहला प्रश्न और टीजीटी 2005 की परीक्षा का 41 नंबर क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है 41। तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? बलबन के दरबारी कवि विकल्प 1 है, सुल्तान के अंगरक्षक 2 है, 40 तुर्क अमीरों का समूह है विकल्प 3 है, 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, इसको समझना है तो हम लोग समझते हैं इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश जब सुल्तान बने तो इनका विरोध तुर्क अमीरों ने किया। वह तुर्क जो मोहम्मद गोरी के समय से ही चले आ रहे थे, उनको मुइज्जी कहा गया। और वह तुर्क अमीर जो ऐबक के समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, उन्हें क्या कहा गया? कुतबी कहा गया। इन तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश की सत्ता का प्रबल विरोध किया। इनके विरोध को समाप्त करने में इल्तुतमिश को कठिन प्रयास करना पड़ा और भविष्य में इस तरह का विरोध ना हो, इसके लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने अमीरों का एक दल गठित किया जो उसी पर पूरी तरह से निर्भर हो। उसी अमीर दल या उसी दासों के समूह जिसको इल्तुतमिश ने संगठित किया और अपनी स्वामिभक्ति प्रदान की, वह थे 40 तुर्क अमीरों का समूह। इसलिए विकल्प 3 सही है। जियाउद्दीन बर्नी ने इसको तुर्कान चिहलगानी नाम दिया। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तुर्कान चिहलगानी का संबंध इल्तुतमिश से है, सुल्तान से। आरंभ में ही कुछ कुतबी और मुइज्जी, कुतबी बात हो गई, मुइज्जी सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त किया, परंतु वह कभी भी उन पर विश्वास न कर सका। इस कारण से उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान चहलगामी, तुर्कान चहलगनी, 40 गुलाम अमीरों का गुट के नाम से विख्यात हुआ। इनको चिहलगनी या 40 के समूह की संज्ञा जियाउद्दीन बर्नी ने दी, जिसकी प्रसिद्ध तारीख़ फिरोजशाही है। फुतुहात सलातीन इसामी की पुस्तक है। वे गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद भी इल्तुतमिश द्वारा ही प्रदान किया गया था। प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। इस कारण वह जो है इल्तुतमिश के क्या हो गए? सर्वदा उसके प्रति वफादार रहे। चालीसा के सदस्यों को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि भी चलाई। अपने स्वामिभक्त चालीसा के सरदारों को इल्तुतमिश ने खान की भी उपाधि दी। ये क्लियर हुआ? आगे आइए। तुर्क शासक शिहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? नंबर 1 कन्नौज का युद्ध, नंबर 2 तराइन का द्वितीय युद्ध, नंबर 3 पानीपत का युद्ध, नंबर 4 खानवा का युद्ध। ये हमारा प्रश्न है।
तो हम सबको प्रसिद्ध है, हम सबको पता है कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसको कहते हैं तराइन का, क्या कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था। इस युद्ध में हुआ क्या था, इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी पराजित होता है और इनके चचेरे भाई जो सेनापति रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के, भाले से प्रहार करते हैं। उसको भाला लगता है, लेकिन एक खिलजी सरदार ने गोरी के प्राणों की रक्षा की। उसके बाद फिर से जो है मोहम्मद गोरी पूरे शान सज्जा, मतलब पूरी तैयारी के साथ में, पूरी युद्ध रणनीति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में पृथ्वीराज चौहान से फिर टकराता है, फिर युद्ध करता है। वह युद्ध होता है 1192 में, और यह जो 1192 युद्ध में जो युद्ध होता है वह भी तराइन के ही मैदान में होता है। इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। तो यह जो युद्ध है उसके बारे में पूछ रहा था, तो यह है तराइन का द्वितीय युद्ध, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। क्लियर? और ज़्यादा इसको आपको समझना है तो आप जाएंगे कहाँ, गैमेट स्टडी सेंटर के यूपी टीजीटी प्लेलिस्ट में। उसमें वर्ष 2004 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसकी दूसरी क्लास आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो मोहम्मद गोरी की संपूर्ण विजय और मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध का कारण और पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है और उसके बाद शासक कौन बनता है, इन सब की विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको जो है अपना ज्ञान बढ़ा हुआ मिलेगा। आप जाइए उस प्लेलिस्ट पर। हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? विकल्प 1 है संगमरमर से, विकल्प 2 है सिलेट पत्थर से, 3 है ग्रेनाइट, 4 है लाल बलुआ पत्थर। समझिए बात कब की हो रही है, कुषाण काल ना, किसकी बात हो रही है, कुषाण काल की। कुषाण काल में 2 तरह की कला का विकास हुआ। एक जो है मथुरा कला शैली, दूसरी है गंधार कला शैली। ये जो मथुरा कला शैली है ये कहाँ है विकसित हुई है, मथुरा के आसपास है। इसकी उत्पत्ति स्वदेशी है। कैसी उत्पत्ति है इसकी, स्वदेशी है। इससे सर्वप्रथम मतलब पहली बार बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला से बनी। और गंधार कला पर जो है, गंधार कला भारत के पश्चिमोत्तर, कहाँ पर, पश्चिमोत्तर भागों में विकसित हुई, गंधार के आसपास। इस पर जो है यूनानी कला का प्रमुख रूप से प्रभाव है। यूनानी कला शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। सब प्रभाव रोमन कला का भी है, रोमन कला शैली का भी है। और मथुरा कला शैली में जो मूर्तियाँ बनी, समझ रहे हैं, मथुरा कला शैली में जो मूर्तियाँ बनी वो मूर्तियाँ बनी इससे चिट्टीदार बलुआ पत्थर से। किससे बनी, चिट्टीदार बलुआ, लाल बलुआ पत्थर से। चिट्टीदार था, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो आइए विकल्प देखते हैं। इसमें देखिए चौथा विकल्प क्या है, लाल बलुआ
पत्थर, चिट्टीदार में जिसमें चिट्टी पड़ जाती है, ऐसे बलुआ पत्थर। तो इसमें विकल्प 4 सही है। आइए इसको थोड़ा हम लोग देख भी लेते हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ मूलतः चिट्टीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। बुद्ध की सर्वप्रथम, ये प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है, मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत ही आता है। पूछेगा कि किस कला शैली के अंतर्गत जो है बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, तो मथुरा है। इस पर विद्वानों में डिबेट हुआ। डिबेट के बाद अंततः अंतिम परिणाम, अंतिम निष्कर्ष से माना गया है कि मथुरा कला शैली से ही मूर्ति जो बनी थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति है। यहाँ पर वासुदेव, पंचवीरों और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी हैं। मथुरा क्षेत्र में इस कला शैली का प्रयोग होने के कारण इसे मथुरा कला शैली कहा जाता है। इसका उद्भव गंधार कला से पहले हो चुका था, है ना, स्वदेशी उत्पत्ति की है। यह मूलतः सांची, भरहुत आदि स्वदेशी कला से अनुप्राणित थी तथा बाद में इस पर गंधार कला का भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों का भी अंकन किया गया है। कुछ मूर्तियों में मूछें और पैरों में चप्पल है। मूर्तियों में मूछ बनी हुई, पैरों में चप्पल है। यही हम लोग बात कर रहे थे ना, गंधार कला का भी इफेक्ट है, प्रभाव है। तो ये जो मूछें और चप्पल की संरचना दिखी है मूर्तियों में, उसका कारण यही है कि यह गंधार कला से प्रभावित रही है। हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियां यहाँ मिली हैं, जिनमें विष्णु, सूर्य, नाग, कुबेर, शिव, पार्वती, दुर्गा आदि की मूर्तियां बनी थीं। विष्णु को चतुर्भुजी मुद्रा में दिखाया गया है, परंतु जो मथुरा कला शैली है, किसी भी मूर्ति में विष्णु को उनके हाथ में पद्म लिए हुए नहीं दिखाया गया, पद्म मुद्रा में नहीं है। विष्णु के एकमात्र वराह अवतार को ही दिखाया गया है। मथुरा में सर्वप्रथम शिव के साथ उनकी पत्नी पार्वती की मूर्ति बनी है, मथुरा में ही, समझ रहे हैं, शिव के साथ पार्वती की प्रथम मूर्ति बनी है। यहाँ पर सूर्य प्रतिमा भी मिली है, लेकिन सूर्य प्रतिमा पर ईरानी कला का प्रभाव था। दुर्गा की चतुर्भुजी मूर्तियाँ मिली हैं तथा सप्त मातृकाओं को घाघरा धारण किए हुए साधारण वेश में दिखाया गया है। जैन मूर्तियाँ खड़ी एवं बैठी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। जो खड़ी मूर्ति होती है उसको कहते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा, और जो बैठे होते हैं उसको कहते हैं पद्मासन मुद्रा। जैन तीर्थंकरों के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना हुआ है, समझ रहे हैं, वहाँ जो मूर्ति मिली है। मथुरा की मूर्तियों में 2 विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। प्रथम क्या है, कटरा से प्राप्त भिक्षु वेश में बुद्ध की मूर्ति, जिसमें उन्हें बोधसत्व कहा गया है, कटरा से मिली है भिक्षु वेश में मूर्ति। दूसरी मूर्ति कनिष्क की आदम कद प्रतिमा है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को, महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। यह जो मूर्ति है 5 फुट 7 इंच ऊंची है, जिसमें कनिष्क को घुटनों तक कोट तथा पैरों में जूता पहने दिखाया गया है। उनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में तलवार है। ध्यातव्य है मथुरा कला में मुख्य रूप से लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया है। मथुरा कला शैली की विशेषताएं पूछेगा, उसमें पूछेगा लोक जीवन का प्रतिपादन, एक विकल्प देगा, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इस कला में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हुआ है तथा भरहुत की लोक कला शैली और सांची की नागर कला शैली का सुंदर समन्वय हुआ है।
संभवतः मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। इसे भावना प्रधान, आदर्शवादी एवं प्रतीकात्मक शैली में चित्रित किया गया है। इस कला में मनुष्य को प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। इस प्रश्न में हमने मथुरा कला शैली की संपूर्ण विशेषता पर चर्चा कर ली। पूर्व में आए हुए प्रश्नों पर हम लोगों ने गंधार कला शैली पर चर्चा कर ली थी। अब हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? नंबर 1 गर्भगृह, नंबर 2 मंडप, नंबर 3 शिखर, नंबर 4 तोरण। देखो हमारा जो मंदिरों की कला शैली विकसित हुई है उसमें आप लोगों ने सुना होगा 3 तरह की कला शैलियाँ मुख्य है ना। कौन कौन सी? नागर है, बेसर है और द्रविड़ है। ये तो कला शैलियाँ हैं। साथ में जिस क्षेत्र में विकसित होती है उस क्षेत्र की भी कुछ लोकल विशेषताएं, स्थानीय विशेषताएं भी अर्जित कर लेती हैं। तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं इनमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग को मीनार कहते हैं, दूसरे भाग को मंडप कहते हैं। मीनार को देउला कहते हैं, ये टेक्निकल नाम है इस कला शैली में। और मंडप को जगमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जगमोहन कहते हैं। और नागर कला तो उड़ीसा में विकसित हुई। कहाँ पर हुई? उड़ीसा में विकसित हुई। तो वहाँ के स्थानीय विशेषता ली, इसलिए उसे कलिंग वस्तुकला या वास्तुकला कहा जाता है। इसमें जो मंडप भाग होता है, जो सभा भवन का भाग होता है, उसको जगमोहन कहते हैं। प्रश्न देखिए, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? तो देखो विकल्प 2 में आप देखिए मंडप है। क्लियर हुआ? हाँ, तो आइए देखते हैं। उड़ीसा के कलिंग वास्तुकला में मंदिरों में 2 भाग होते थे। एक मीनार जिसको देउला कहते थे, एक हाल या मंडप जिसे जगमोहन कहते हैं। ये प्रश्न था। यह मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ भक्त एकत्रित होते थे। इन्हें प्रायः देवताओं की मूर्तियों, पौराणिक दृश्यों या आभूषणों से सजाया जाता था। उत्तरी भारत के नागर शैली के मंदिरों में जगमोहन को गर्भगृह के सामने स्थित मंडप के रूप में जाना जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर का जगमोहन जो है सबसे प्रसिद्ध है। समझ गए? कोई समस्या नहीं ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, विकल्प 3 धार्मिक सभा, नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो चोल शासन को समझते हैं तो कैसा था? राजतंत्र था। कैसा शासन था वहाँ पर? राजतंत्र था, मतलब राजतंत्रात्मक शासन था। इसके बाद भी चोलों ने जो है स्थानीय स्वायत्तता के साथ ग्रामीण प्रशासन को भी चलाया। यह जो स्थानीय स्वायत्तता है जिसको कहते हैं लोकल ऑटोनॉमी, यही संपूर्ण ऑटोनॉमी जो है, यही संपूर्ण जो है चोल प्रशासन को वैशिष्ट्य प्रदान करता है, क्योंकि ऐसी विशेषता अन्य जगहों पर नहीं मिलती है। तो चोलों के समय जो स्थानीय प्रशासन था, कैसा प्रशासन? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नेंस थी
स्थानीय प्रशासन। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है एक अभिलेख से। उस अभिलेख को कहते हैं उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख को जानने के बाद ये भी जानना है किसका है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये है चोल शासक परांतक प्रथम का है अभिलेख। इसी अभिलेख से चोल स्थानीय स्वशासन की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और वहाँ पर जो है ये प्राप्त होता है कि 2 तरह की जो है सभा थी। कितनी तरह की? 2 तरह की सभा थी। एक को कहते थे उर और दूसरे को कहते थे सभा या महासभा। समझ गए? एक को उर कहते थे, दूसरे को सभा या महासभा कहते थे। उर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पूर्व होता है, लेकिन ये जो सभा थी ये सर्वसाधारण की सभा थी। सर्वसाधारण की सभा थी, मतलब सभी सामान्य जन इसमें जो है भाग लेते थे। और इसकी एक समिति होती थी, इसकी एक समिति होती थी जिसके माध्यम से ये काम करती थी। और उस समिति को कहते थे आलूंगड़म। क्या कहते थे? आलूंगड़म कहते थे। इसी तरह से सभा या महासभा जो होती थी यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। अग्रहार गांव में होती थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा अग्रहार गांव क्या होते हैं? वह गांव जो ब्राह्मणों को दान में दे दिए जाते हैं उन्हें अग्रहार ग्राम कहते हैं। और यहाँ भी जो है उसमें जो है एक समिति के माध्यम से काम यहाँ भी होता था। उस समिति को कहते थे वारियम। क्या कहते थे? वारियम। अब देखिए उर क्या है ये पूछा गया था प्रश्न में। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। इसमें देखिए एक है सामान्य ग्राम सभा, इसलिए इसमें विकल्प 1 सही है। और इसको देखिए और बेहतर तरीके से समझना है तो फिर से वही बात, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के UPTGT प्लेलिस्ट पर जाइए। वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के 34 नंबर प्रश्न पर जो प्रश्न था चोल शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी, वहाँ पर जाइए तो आपको चोल ग्रामीण स्वायत्त शासन व्यवस्था, समितियाँ, चुनाव, कार्य, हाँ, सब के बारे में बेहतरीन जानकारी अर्जित होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। विद्वान ने यह सिद्ध किया था। नंबर 1 आर्यभट्ट, विकल्प 2 ब्रह्मगुप्त, विकल्प 3 बराहमिहिर, विकल्प 4 भारत। प्रश्न क्या है कि चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस बात को किसने कहा था? तो इससे पहले प्रश्न आया है तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। वहाँ पर एक गुप्तकालीन विभूति थे, उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट, इसलिए विकल्प 1 सही है। तो अब आर्यभट्ट के बारे में और कुछ चीज़ें जान ली जाए। आर्यभट्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टियम। एक और पुस्तक है आर्यभट्ट सिद्धांत। एक और पुस्तक है 10 गीतिका मातृका। यह आर्यभट्टियम महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरा इनका कार्य क्या है? इन्होंने बताया कि जितने उपग्रह होते हैं, चंद्रमा हो गई या पृथ्वी हो गई, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? सूर्य के प्रकाश से।
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की। किसने? आर्यभट्ट ने। इन्होंने यह भी बताया कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो वर्ष में उन्होंने बताया कि 365.2563 दिन होते हैं। इन्होंने यह भी बताया 0 से 11 तक अंकों के बारे में। इन्होंने दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया। इन्होंने त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, इन सब के बारे में बताया। तो इस तरह से आर्यभट्ट का भारतीय खगोल शास्त्र और गणित में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके बारे में और विस्तृत हमको समझना है तो हमें क्या करना होगा? हमें यूपी टीजीटी की जो प्लेलिस्ट है वर्ष 2004 के जो पुनर्परीक्षा हुई है उसमें जो दूसरी क्लास थी, प्रश्न संख्या 22 है, उस पर जाना होगा, एक बार उसको देखना होगा और क्लैरिटी बढ़ेगी। देखिए यहाँ भी यही लिखा है जो हम लोगों ने चर्चा की। आर्यभट्ट 476 से 555 ईस्वी ने यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वह पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, पृथ्वी गोल है, वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। पश्चिमी दुनिया में निकोलस कोपरनिकस 1673 से 1743 ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर यह विचार प्रस्तुत किया। एक कोपरनिकस की बात हुई, कब किया था? 1673 से 1743 में। और उससे कितने साल पहले आप देखिए, 476 से 550 ईस्वी में आर्यभट्ट ने उस अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया था। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 47 है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? विकल्प 1 पाली, 2 प्राकृत, 3 मराठी, 4 बंगाली। तो जैनों ने जिस भाषा का प्रयोग किया अपने धर्मोपदेश में, उन्हें प्राकृत, अर्धमागधी, अपभ्रंश कहते हैं। इसमें देखिए प्राकृत है, इसलिए विकल्प 2 सही है। यहाँ भी लिखा है कि जैन मुनियों ने संस्कृत भाषा के स्थान पर अर्धमागधी, प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रयोग किया, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 48 है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। तो आइए एक को समझते हैं। पेन बदल लेते हैं हम लोग। देखिए इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में, एडी में ना। और इस समय जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था ना। कलिंग युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं कि अशोक के जो है 13वें शिलालेख में एक बात कही गई है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग से युद्ध किया था। तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में, ईसा पूर्व में, और उसके 8 वर्ष माने 261
ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ है, तो ये हो गया 261 ईसा पूर्व। तीसरा कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय माने गुप्त शासक रहे हैं, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि, सकारी की उपाधि धारण की है। इनका जो राज्यकाल था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। और अशोक की मृत्यु चौथा है। अशोक की मृत्यु जो है 236 ईसा पूर्व, या कुछ किताबों में 237 ईसा पूर्व मिलती है। इसको क्रम कर लेते हैं, तो एडी पहले आएगा, फिर एडी धीरे धीरे घटती है ना, तो सबसे पहले होगा खा। देखिए अशोक की मृत्यु होती है, घा होगा। उसके बाद फिर ईस्वी सन शुरू हो जाएगा 78 में कनिष्क का राज्याभिषेक है, तो का हो जाएगा। फिर उसके बाद 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल था, तो हो जाएगा गा ना, खा घा का गा, खा घा का गा। ये देखिए चौथा विकल्प आप देखिए, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे जो बातें हुई हैं वही सब लिखी गई हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है 49, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरंद, छोटा नागपुर, चुनार और झूसी। प्रश्न है पाषाण काल से, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं ना। जैसे ये पाषाण काल है मान लीजिए, तो इसको 3 भागों में बांटेंगे ना। और प्रयोग होने वाले उपकरणों के आधार पर एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के स्थल कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उसमें जो मध्य गंगा घाटी से मिले हैं, मध्य गंगा घाटी, वहाँ से एक जो है स्थल है जो बिहार के छपरा में पड़ता है, वह है चिरांद। कौन सा स्थल है? चिरांद है। वहाँ से सींग और हड्डियों के औजार और आभूषण प्राप्त हुए हैं। कह रहा हड्डी के बने औजार एवं हथियार। जो चिरंद है यही चिरांद है, जो बिहार के छपरा में है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है विकल्प 1 इसमें सही है। आइए इन्हीं को जल्दी से देख लेते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि और कौन से नवपाषाण कालीन स्थल हैं जो कहाँ कहाँ से मिले हैं, ताकि हम लोग जब भी ये प्रश्न पूछता है ना, दे देगा ये कौन सा स्थल है, नवपाषाण काल का है कि मध्य पाषाण काल का है कि पूरा पाषाण काल का है, किस स्टेट में है ना, तो वो यहाँ पर हम लोगों का साल हो जाएगा। मध्य गंगा घाटी का नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद, बिहार के छपरा में बात हुई। इस स्थल से ताम्र पाषाण के साथ नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से बड़ी संख्या में हड्डी और सींग उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बांस बल्ली की सहायता से झोपड़ियाँ बनाते थे। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त सिंहभूम जिले में बिहार में ही मध्य गंगा घाटी में बरूडीह से भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। मध्य गंगा घाटी के अन्य स्थल हैं चैचर, सेनुआर, ताराडीह। ये स्थान है जहाँ पर मध्य गंगा घाटी में क्या मिला है, नवपाषाण कालीन साइट से मिली हैं। अब नवपाषाण काल के अन्य कौन कौन सी साइटें हैं उसको देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य है, यहाँ से लिंगसुगूर, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, मास्की, पिकलीहल, हल्लूर, हिमगे, कुपगल, टी नरसिंहपुर जैसे स्थलों से नवपाषाणिक साइट मिली है, नियोलिथिक साइट मिली है। आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुन कोंडा, सिंगलपल्ली
प्रश्न देगा उतनूर किससे संबंधित है, इतना लिखेगा। फिर वो दे देगा पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ना, या ताम पाषाणिक संस्कृति, फिर आपको बताना होगा। तमिलनाडु में है पय्यमपल्ली, कश्मीर में झेलम घाटी में क्या है, बुर्ज होम और गुफकराल, विंध्य क्षेत्र में प्रयागराज के बेलन घाटी में कुलडीहवा है, पंचोह है और महगढ़ा है। अब आप लोगों ने जो है इस बात को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या है 50। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? विकल्प 1 है लाला लाजपत राय ने, 2 है पंडित मोतीलाल नेहरू ने, 3 है लोकमान्य तिलक ने, 4 है केशव चंद्र सेन ने। देखिए यह मामला जुड़ता किससे है? एक आंदोलन चला था होम रूल लीग ना, और होम रूल लीग जो है 2 बनी थी। एक बनी थी अप्रैल 1916 में और एक बनी थी सितंबर 1916 में। जो अप्रैल में बनी थी, स्थापित की गई थी, इसको तिलक ने किया था। इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इसको बनाया था, आयरिश मूल की महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन भारत में स्वशासन दिलवाने में प्रयासरत थी। इसी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसलिए विकल्प 3 लोकमान्य तिलक सही है। समझ गए? आइए इसको देखते हैं बेहतर तरीके से, पृष्ठभूमि आंदोलन की। ठीक है, 16 जून 1916 को बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सजा के बाद मांडले से पुणे आए ना, इससे पहले उनको सजा मिली थी। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को कहाँ पर, बेलगाम पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की अप्रैल में 1916 में। अब एनी बेसेंट के समर्थक सितंबर तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एनी बेसेंट का यह मानना था कि हम सितंबर में गठित करेंगे। इन्होंने एनी बेसेंट पर दबाव डालकर होम रूल ग्रुप की स्थापना की अनुमति ले ली। इसमें जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक ने बम्बई में एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया। समझ गए? परीक्षा में पूछता है कि यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? विकल्प में दिया रहता होम रूल ग्रुप ने। तो क्लियर रखिए, अगर ये प्रश्न पूछता है और विकल्प में रहता है तो आपको जाकर के वहां पर टिक करना है। अब एनी बेसेंट ने क्या किया? सितंबर तक इंतजार किया। फिर सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। क्या बनाया? संगठन सचिव बनाया। अडयार में, अडयार कहाँ है? मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। उनके अन्य सहयोगी थे बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट वाले ग्रुप से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। समझो, प्रश्न पूछेगा किसके लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। और प्रारंभ में तो थियोसोफिकल से जुड़ी थी, तो थियोसोफिकल संपर्क पर अधिक निर्भर थी। 1917 में बेसेंट की लीग अपने चरमोत्कर्ष पर थी।
उस समय इसकी सदस्य संख्या 27,000 थी। कालांतर में मतलब बाद में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी भी इसमें शामिल हुए। तिलक और जो बेसेंट की लीग थी उनके कार्य क्षेत्रों में बंटवारा हुआ था ताकि कोई द्वंद्व ना हो। इनके जो है कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। जहाँ तिलक की लीग कहाँ कहाँ काम करती थी? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, लेकिन बम्बई को छोड़कर। बम्बई में एनी बेसेंट की लीग सक्रिय थी। मध्य प्रांत बरार तक फैला था। वहीं देश के शेष भागों में बेसेंट की लीग कार्य करती थी। इन लोगों ने क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया था क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को स्वशासन दिलवाना, इसलिए कोई विवाद इनमें नहीं था। मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि लीग की सर्वाधिक शाखा कहाँ थी, तो उत्तर हम लोग क्या लगाना है? मद्रास में थी। लेकिन बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लीग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थी। सर्वाधिक सक्रिय कहाँ थी ये आपने जाना। लीग की गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे कि अंग्रेजी सत्ता को हटा करके भारत को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, स्वतंत्र नेशन बना दिया जाए। अपितु तो ये चाहते थे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हमको एक जो है स्वायत्त शासन या स्वशासन प्रदान कर दिया जाए। यही वह आंदोलन था। तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अब इसमें सहयोग गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की सेवा के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये लोग पर्चे बांटते थे, प्रचार प्रसार करते थे ताकि लोगों में जागरूकता आए। फिर ब्रिटिश सरकार जैसे करती थी वैसे किया, दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाड़िया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एक थे सज्जन सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि त्याग दी। प्रश्न बनता है कि सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि किस विरोध में त्यागी थी? तो ये था होम रूल लीग के सदस्य एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में त्यागी थी। समझ गए? मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता लीग में शामिल हुए। होम रूल लीग से प्रभावित कुछ अन्य नेता थे। मद्रास में जमनालाल द्वारकादास, बम्बई में उमर सोमानी, शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक। इनके नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पता हो होम रूल लीग से कौन कौन जुड़ा था। प्रश्न पूछता है होम रूल लीग से कौन नहीं जुड़ा था, तब जाके मामला थोड़ा सा खराब होता है, इसलिए इसको आपको समझते रहना है। दमन के विरुद्ध जब आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए इंग्लैंड में सरकार ने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया। परिणाम स्वरूप जो मॉन्टेग्यू ने उत्तरदायी सरकार के साथ एनी बेसेंट को जेल से छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम सुधार ला रहे हैं जिसमें हम जो है आपको उत्तरदायी सरकार देंगे। उसके बाद जो है एनी बेसेंट को जेल से रिहा किया गया और एनी बेसेंट ने अपने को जो है आंदोलन से पृथक कर लिया और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। उससे पहले 1918 में तिलक जो है इंग्लैंड चले गए क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इंडियन अनरेस्ट अपनी पुस्तक में इनको, तिलक को भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। इस बात के विरोध में
बैलेट एंड शेड्यूल के विरोध में मुकदमा दायर करने के लिए तिलक चले गए। फलतः यहीं पर जो है होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम। सूची 2 में उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो आइए एक एक को हम लोग समझ लेते हैं ना। देखिए, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे गवर्नर जनरल? 1848 से 1856 तक ना। इसके बाद 1857 का विद्रोह होता है। इन्होंने जो है युद्ध और कूटनीति दोनों माध्यमों से अंग्रेज के राज्य को, अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बढ़ाने का प्रयास किया और कोई भी अवसर नहीं चूका जिसमें भारतीय राज्यों को अंग्रेज राज्य में ना मिलाया गया हो। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको कहते हैं उत्तराधिकार का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में है क्या कि इन्होंने जो है जो रियासतें थी, 3 तरह की रियासतें बना दी। एक रियासत जो अंग्रेजों से स्वतंत्र रही है तो वह जो है दत्तक पुत्र ले सकती थी, उसके लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन हैं तो उन्हें दत्तक पुत्र लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तीसरा, ऐसी रियासतें जिनको अंग्रेजों ने ही बनाया था, उनके लिए प्रावधान किया कि दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, उनके उत्तराधिकार लेने के अधिकार का अपहरण कर लिया जाता है, लैप्स कर दिया जाता है। इसके तहत जो है हुआ क्या, 1848 में सबसे पहले, फिर 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, फिर 1850 में उदयपुर को, 1852 में बघाट को, फिर 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, फिर 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। या आपने समझ लिया? ये बताया कि परीक्षा में ये पूछा जाता है सन, ठीक। तो अब जो है लॉर्ड डलहौजी का उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत सही होगा। दूसरा है लॉर्ड रिपन, इनका जो शासनकाल था 1880 से 1884 तक, इन्हें सज्जन रिपन कहा जाता था और इन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ना। यहाँ देखिए स्थानीय स्वायत्त शासन, इसलिए विकल्प 1 सही है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब था? 1899 से 1905 तक था। इन्हीं के समय बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था 1905 में। ये देखिए बंगाल की संसद, इसलिए इसमें 3 सही है। चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना, इनका जो समय था भी था। इनके कई कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य था सती प्रथा का निषेध या समाप्ति। इसके लिए इन्होंने किया क्या, 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा जो है इन्होंने
सती प्रथा का निषेध कर दिया और सबसे पहले इसको कहाँ पर लागू किया? बंगाल प्रेसिडेंसी में 1829 में। फिर 1830 में सती प्रथा निषेध जो नियम था, जो कानून था, बम्बई और मद्रास, कहाँ कहाँ पर? बम्बई और मद्रास में लागू हो गया। इसलिए सती प्रथा उन्मूलन जो तीसरा मामला है इनसे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? तो सती प्रथा ये सब तारीखें, नियम और फिर बम्बई मद्रास में कब लागू हुआ, यही इसलिए लिख रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब देखिए हमारा उत्तर क्या बनेगा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में बताए, उसका निवारण किया जाएगा। चले आगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी सन 1865 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में। इसको थोड़ा समझा जाए। हुआ क्या था? 1875 ईस्वी में एक नाम आपने सुना होगा, मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का, जो बिजनौर में अमीन के पद में थे, जिन्होंने भारतीय 1857 के विद्रोह पर पुस्तक भी लिखी है, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सर सैयद अहमद खां ने क्या किया था? 1875 में महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ थी, उसमें उन्होंने जो है अलीगढ़ विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय जो है प्राइमरी था, पीएस प्राइमरी स्तर का था। फिर यही जो है 1877 में, कब? 1877 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज में चेंज हो गया, एक कॉलेज में चेंज हो गया। और यही जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में परिवर्तित हो गया। जब अलीगढ़ जो है कॉलेज में चेंज हुआ, इसको भूमि किसने दी, यह जानना है। इसको भूमि दी थी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। कौन थे गवर्नर? म्योर। गवर्नर म्योर ने दी थी। इसका शिलान्यास पूछा जाता है, किसने किया था? शिलान्यास, इसका शिलान्यास ने किया था वायसराय थे, लॉर्ड किया था। और जो प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल थे वो थे थियोडोर बेक या थियोडोर बैक। समझ गए? तो अब आइए प्रश्न पर चलते हैं फिर से। तो कह रहा है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। तो प्राइमरी विद्यालय हुआ था, 77 में कॉलेज हुआ था, फिर 1920 में यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन इसमें क्या है? 77 है नहीं, विकल्प में 1875 है, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। आइए थोड़ा सा हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के बारे में जान लें, उनकी पुस्तकों के बारे में जान लें, एक रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में सर सैयद अहमद 1817 से 1898 का नाम विशेष महत्व रखता है। 1857 के समय वह बिजनौर में न्यायिक सेवा सदर अमीन थे। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया, पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया,
दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार फारसी भाषा की पत्रिका तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता द्वारा किया। तहजीब उल अखलाक के बारे में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, सब में कहीं न कहीं पूछा गया है, 1 साल 2 साल छोड़ करके पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता हो। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कुरान पर टीका थी, जिसमें परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के आलोक में अपने विचार को व्यक्त किया। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण इन्होंने राजभक्त मुसलमान लॉयल मुस्लिम पत्रिका का प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया। 1857 की विद्रोह पुस्तक की बात मैं कर रहा था। असबाब ए बगावत हिंद, क्या नाम है पुस्तक का? असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर इन्होंने लिखी। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का भी विकास कराया जाए। बाद में अस्थायी कार्यालय इसका अलीगढ़ में बना। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल नाम से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। 8 जनवरी 1877 में इसे मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। इसे भूमि उत्तर प्रदेश के गवर्नर मेयर ने प्रदान की। लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक बने। फिर 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खां 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा थे सिताब शिव प्रताप। बनारस के राजा कौन थे? शिव प्रताप के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया और यह गठन जो है 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध पर आधारित था। 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई। उनके मृत्युपरांत इस आंदोलन का नेतृत्व किया मोहसिन उल मुल्क ने। इनके अलीगढ़ आंदोलन से अन्य प्रमुख सदस्य जुड़े थे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना शिबली नोमानी आदि जुड़े थे। इनके नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है कौन कौन और जुड़ा था। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न क्या है? डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी दिल्ली में, पूना में, अमृतसर में या लाहौर में? बात हो रही डीएवी कॉलेज की। हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद स्वामी दयानंद ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। उनके मृत्युपरांत जो है आर्य समाज में मामला आया दयानंद के बाद में, जो शिक्षा है उसका माध्यम क्या हो, अर्थात अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाए कि हिंदी में प्रदान की जाए। इसके लिए 2 गुट बन गए। एक गुट था लाला हंसराज का, किसका? लाला हंसराज का। एक गुट था स्वामी श्रद्धानंद का। अब ये दोनों गुट क्या समझते थे इसको समझा जाए। लाला हंसराज कहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाए। श्रद्धानंद कहते थे कि शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाया जाए, मातृभाषा है, बनाया जाए। तो इससे दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद के बाद क्या किया लाला हंसराज ने? लाला लाजपत राय, कौन? लाजपत राय के साथ में मिल करके 1886 ईस्वी में डीएवी की स्थापना लाहौर में की। डीएवी मतलब, डीएवी क्या मतलब बताओ भाई? डीएवी का मतलब है दयानंद एंग्लो पब्लिक स्कूल।
एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। और श्रद्धानंद ने क्या किया, लेखराज मुंशीराम, इन लोगों के साथ में मिल करके 1902 ईस्वी में हरिद्वार, कहाँ पर, उत्तराखंड जो आज है वो हरिद्वार था। हरिद्वार में एक स्थान है कांगड़ी, इसी कांगड़ी में, हरिद्वार के कांगड़ी में इन्होंने क्या किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह संपूर्ण शिक्षा पर जो मुद्दा था, अब ये था कि कहाँ हुई थी, तो देखिए 1886 में लाहौर में हुई थी। अब देखिए प्रश्न में विकल्प 4 लाहौर है, इसलिए हम इसको टिक करके इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं ना। शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद तथा आर्य समाज के अनुयायियों का विशेष योगदान था। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद मतभेद हो गया। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, अतः उन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा देने के समर्थक थे। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में और जानकारी आपको लेनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, वही बात गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के UP TGT प्लेलिस्ट पे जाइए। वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा है, दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, उसका अवलोकन करिए, आपकी ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? नंबर 1 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, नंबर 2 लॉर्ड क्लाइव, नंबर 3 लॉर्ड बार्लो, नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें होता है क्या था कि मुगल काल से ही निजामत और दीवानी प्रशासन के 2 मामले थे। निजामत के अंतर्गत शांति व्यवस्था, पुलिस, ये सब आता है। दीवानी के अंतर्गत जो है राजस्व की वसूली, ये सब आता है। बाद में जब जो है 1764 कौन सा युद्ध हुआ था बताइए? प्रसिद्ध युद्ध है भाई, बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के से जो है दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को किससे मिला? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय से। और निजामत किससे मिला? बंगाल के नवाब से। बाद में किया क्या अंग्रेजों ने? निजामत का कार्य जो है नवाब नजमुद्दौला को दे दिया और दीवानी का कार्य जो है अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा करने लगे। तो अब निजामत, कानून व्यवस्था, प्रशासन कोई देख रहा है, राजस्व कोई वसूल रहा है। यही जो व्यवस्था सामने आई है, इसी व्यवस्था को कहते हैं दोहरा, ये है ना शासन, या द्वैत शासन कहते हैं। अब पूछ रहा है इस द्वैत शासन का अंत किसने किया? इस द्वैत शासन में शुरू में जो है अंग्रेजी सरकार को फायदा हुआ, बाद में अंग्रेजी सरकार और जनता दोनों को नुकसान होने लगा। फिर 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाकर वारेन हेस्टिंग को भेजा गया था और वारेन हेस्टिंग ने इसका अंत किया। इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। आइए तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन 1765 से 72, डायरकी इन बंगाल। 1765 इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। बंगाल के नवाब ने कंपनी को निजामत और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी। कंपनी इस उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में सक्षम न थी, अतः क्लाइव ने निजामत का कार्य
अर्थात शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण दायित्व तो बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला को सौंप दिया। नजमुद्दौला मीर जाफर के बाद मीर कासिम आए थे, लेकिन जब बक्सर के युद्ध के समय फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था। मीर जाफर की मृत्यु बाद में हो जाती है तो उसका पुत्र नजमुद्दौला नवाब बनता है और दीवानी का कार्य कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार बंगाल में दो शक्तियों का शासन स्थापित हो गया, एक नवाब का, दूसरा कंपनी का। इसी को द्वैध शासन या दोहरा शासन कहते हैं। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का कार्य न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए उपदीवान रजा खां को नियुक्त किया गया और केंद्र मुर्शिदाबाद बनाया गया। इसको ध्यान रखिए। बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय को किया गया और केंद्र पटना को बनाया गया। नवाब के हाथ में निजामत का उत्तरदायित्व नाम मात्र के लिए था, क्योंकि भारत में जो कर्मचारी निजामत का कार्य करते थे उनकी नियुक्ति कंपनी द्वारा ही की जाती थी। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था खोखली सिद्ध हुई, क्योंकि समस्त शक्ति तो कंपनी के पास थी तथा भारतीय अधिकारी केवल बाहरी मुखौटा मात्र थे। अपने मन से कुछ करने का उनके पास अधिकार नहीं था। यह दोहरी व्यवस्था प्रारंभ में कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं बंगाल पर और अंततः कंपनी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। कंपनी के अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके, फलस्वरूप प्रशासनिक ढांचा लड़खड़ा गया। कर्मचारियों की मनमानियां एवं अत्याचार बढ़ गए। कृषि का ह्रास हुआ, उद्योग धंधे नष्ट हुए, व्यापार वाणिज्य की क्षति हुई, अकाल पड़े एवं जनता को असहनीय कष्ट भोगने पड़े। इस व्यवस्था से इतनी ज़्यादा समस्याएं आईं। द्वैध शासन के दुष्परिणामों को देखकर कंपनी के संचालकों ने गहरी चिंता प्रकट की और 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ये था संपूर्ण विश्लेषण और व्याख्यान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? मेदिनी राय एक राजपूत, नंबर 2 नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण है, नंबर 3 नवल राय एक कायस्थ है, नंबर 4 आत्माराम एक पंजाबी खत्री। अवध राज्य था। अवध राज्य की स्थापना आपको पता होगी, सआदत अली ने किया था, सआदत खान ने किया था, जिनकी उपाधि बुरहानुल मुल्क थी। इन्होंने जो है मोहम्मद शाह रंगीला की सैयद बंधुओं के विरुद्ध मदद की थी, अतः इनको जो है आगरा का 1720 से 1722 तक आगरा का जो है आगरा का गवर्नर बना दिया गया। आगरा का गवर्नर बना दिया गया। जब आगरा का गवर्नर को बनाया गया तो उस दौरान जो है नीलकंठ नागर, विकल्प 2 देख रहे हैं, नीलकंठ नागर जो उनका दीवान था, उसके माध्यम से इन्होंने अवध का प्रशासन चलाया, इसलिए विकल्प 2 सही है। ये सब बातें जो हम लोगों ने चर्चा की है उसी पर है, नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया गया। फिर कालांतर में उनके वंशज भी अवध के दीवान बने। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 56। मज्म उल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम है? नंबर 1 दाराशिको, नंबर 2 बदायूनी, नंबर 3 अबुल फजल, नंबर 4 अबुल हमीद लाघौरी। मज्म उल बहरीन ना, इस पुस्तक का लेखक पूछ रहा है, तो शाहजहां के पुत्र थे दाराशिको, इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और बहुत से काम किए हैं। इन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया, किसमें? फारसी में, जिसका क्या नाम रखा गया? सिर्र अकबर। इनकी एक उपाधि है, हमें पूछी जाती है, शाह बुलंद इकबाल। उदारवादी प्रकृति के थे,
और औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसमें पराजित हुए। विकल्प एक सही है। आइए इसको देखते हैं। दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन अर्थात दो समुद्रों का मिलन में इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानता बताई। समझ गए? एक समुद्र संगम भी लिखा गया है, मज्म उल बहरीन का संस्कृत में रचना है। दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों भगवत गीता का स्वयं अपनी देखरेख में फारसी में अनुवाद कराया। इसके अलावा उसने स्वयं तथा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। एक है भगवत पुराण, यहाँ देखो भगवत गीता और योग वशिष्ठ है, इसका तो अनुवाद दारा शिकोह ने कराया, लेकिन कभी कभी भगवत पुराण देकर फंसा देगा तो इसको टोडर मल ने कराया था। अकबर के समय में टोडर मल ने जो है भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है 57। पल्लव के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची, मदुरई, महाबलीपुरम और तिरुचिरापल्ली। तो पल्लव के समय में कांची जो है विकल्प एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मयूर शर्मन ने कहाँ पर शिक्षा ली और उन लोगों ने उपाधियाँ कौन सी धारण की, ये सब देख लेते हैं। पल्लवों के शासनकाल में कांची विद्या का प्रमुख केंद्र था। ह्वेनसांग के यहाँ के निवासियों को विद्यानुरागी बताते हैं। कांची में एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय को घटिका कहते थे। इसी में अध्ययन हेतु कदम नरेश मयूर शर्मा गया था। और पल्लव शासक हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, इन्होंने विद्या विनीत की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। इन उपाधियों से ये पता चलता है ये बहुत विद्यानुरागी थे। पल्लव काल में संस्कृत और तमिल साहित्य का विकास हुआ। इनके एक शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत भाषा में मत विलास प्रहसन, किताब का नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए 4-5 बार। मत विलास प्रहसन और भगवज्जुकीयम की रचना की। मत विलास प्रहसन में बौद्ध भिक्षुओं और कापालिकों पर व्यंग किया गया है तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार का भी उल्लेख है। एक बार प्रश्न पूछा था किसी परीक्षा में कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार का उल्लेख किस पुस्तक में है, उसमें ये पुस्तक थी मत विलास प्रहसन, जिसको किसने लिखा है? पल्लव शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम ने। विद्वानों का मानना है किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं भारवी सिंह विष्णु के दरबार में थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में काव्यादर्श एवं दस कुमार चरितम के लेखक दांडी निवास करते थे। ये सब याद रखिए क्योंकि पूछ लेगा किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, काव्यादर्श या दस कुमार चरितम किसकी रचना है? दांडी की। दस कुमार चरितम परीक्षा में कई बार पूछी गई है, समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। ह्वेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची गया था। उसके अनुसार धर्मपाल बोधसत्व एक विद्वान थे, कांची के ही रहने वाले थे। धर्मपाल को अगर पूछे कहाँ के रहने वाले थे तो कांची के रहने वाले थे। प्रश्न है 58। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित तथा दिए गए कूटों में संयुक्त का चयन कीजिए। सूची सूरसेन, इसकी राजधानी दी गई है, तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा वाला क्षेत्र है, इसलिए इसमें सेकंड सही है। गंधार तक्षशिला वाला एरिया है ना, ये इसमें। कौशल अयोध्या थर्ड सही है इसमें। वैशाली के लिच्छवी थे, वहाँ गणतंत्र था ना, तो इसमें बज्जी संघ सही है। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ जिस विकल्प में होगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये विकल्प 3 देखिए, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। देखिए इसके लिए और एक बात कर दें, अगर आपको जो है जो
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खोडस महाजनपद हुए थे, जिसमें राजतंत्र गणतंत्र थे। उन सब में ये पूछता है कि वर्तमान में कहाँ थे, इनकी राजधानी क्या थी ना। तो आप इसको समझना है तो फिर से वही गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूपी टीजीटी प्ले लिस्ट पर जाइए, वर्ष 2004 की पुनर्परीक्षा की पहली क्लास में प्रश्न संख्या 9 में जाइए। तो एक टेबल बना करके सबको बेहतर तरीके से समझाया गया है, वहाँ पर देख लीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। रामायण के रचनाकार हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास। रामायण की बात हो रही है, रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है, तो वाल्मीकि हैं इसमें 2। आगे बढ़ जाएं ना। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था नंबर 1 पठान दल, नंबर 4 खुदाई खिदमतगार, नंबर 4 खाकसार पार्टी, नंबर 5 मुस्लिम लीग। जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान जो है पश्चिमोत्तर में पठानों के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हों सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसके लोग लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। पख्तून नामक पत्रिका भी इन दोनों द्वारा लाई गई, और इनका जो दल था उसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार, इसलिए विकल्प 2 खुदाई खिदमतगार इसमें सही है। और इसके बारे में आपको व्यापक तरीके से जानना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, यूपी टीजीटी 2004 की जो निरस्त परीक्षा है उसके जो दूसरी क्लास है प्रश्न संख्या 28 है, उसमें जाइए। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में सांगो पांग विवेचन है, उसको देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। अगला है किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कलकत्ता की, पूना की, बम्बई की, अहमदनगर की। ये बात करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। और ये बम्बई के ग्वालिया टैंक ना, ग्वालिया टैंक मैदान में 70 मिनट का भाषण दिया था। उसी में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, इसलिए इसमें विकल्प 3 बम्बई सही है। इस प्रश्न के साथ में एक अच्छा अवसर है, हम लोग जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को तेजी से देख लें। क्रिप्स मिशन के असफल वापस चले जाने पर भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। और क्या क्या कारण थे जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हो गईं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। जापान द्वारा भारत पर कब्जा करने का डर था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनमानस में असंतोष बढ़ने लगा। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 में गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, वरन भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। ये कथन दे देगा, आपसे पूछेगा किसने कहा था। गांधी जी को यह लगने लगा कि संघर्ष के लिए अब देर करना गलत है। उन्होंने कांग्रेस को कहा एक संघर्ष के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें, तो कांग्रेस अभी तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली। अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी, जब बालू नहीं होती उससे मैं इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। एक कथन परीक्षाओं बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजन 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में सांवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है
जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त, अब देखिए जब आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई तो जनता को कांग्रेस के नेता तैयार करना शुरू किए कि इस बार जो आंदोलन होगा किस तरह से होगा, किस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है। तो 1942 में इलाहाबाद में तिलक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ये बात किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक भाषण में जनता को सचेत करते हुए कहा, हमें इस बार गोली खाने तथा तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बम्बई में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने भी आगाह किया, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा। नेताओं के इस प्रकार के भाषणों से आने वाले भयानक संघर्ष की पृष्ठभूमि का पता चलने लगा ना। इस समय सी राजगोपालाचारी ने गांधी को पत्र लिखते हुए इस बात का परामर्श किया कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग एक अनिवार्य बुराई में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सी राजगोपालाचारी के व्यक्तिगत विचार थे। इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस को संघर्ष न छेड़ने की सलाह दी। फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बम्बई का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की पूछता है? अबुल कलाम आज़ाद ने की। इसी अधिवेशन में नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसको स्वयं उन्होंने तैयार भी किया था, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। 17 को प्रारंभ हुआ, 8 को ये बात हो गई। कांग्रेस के 8 तारीख को जो ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेते हुए गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। किसने कहा? गांधी जी ने। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, बस इस बात का ध्यान रखें आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक ना हो। उन्होंने कहा, गांधी ने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। अब स्वतंत्रता ही अंतिम हमारा लक्ष्य है। गांधी जी के भाषण के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अवतार या पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर के गांधी जी उस दिन भाषण दे रहे थे। किसने कहा है? पट्टाभी सीतारामैया ने। इसी भाषण में गांधी जी ने कहा, हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने भाषण में निम्नलिखित कार्य करने को लोगों को जो निर्देश दिया वो यह था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तो क्या क्या करना है। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। राजे महाराजा भारतीय जनता की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दें जो लोग रियासतों में हैं। छात्रों से कहा गया कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक वह इस पर अडिग रहें। काश्तकारों के लिए निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ ना दें तो वे कर ना चुकता करें। 8 अगस्त की मध्यरात्रि को अब सरकार तो बैठने वाली है नहीं, दमनात्मक प्रतिक्रिया करेगी। सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और 9 अगस्त को सुबह ऑपरेशन जीरो आवर में इसके तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया
पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कार्रवाई की गई थी वह ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन 0 आवर। गांधी जी को पूना के आगा पैलेस में रखा गया, यह भी पूछा जाता है किस नेता को कहाँ पर रखा गया, किस जेल में बंद किया गया था, रखा गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के किले में रखा गया। बाद में सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में लाया गया। मतलब गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये सब कहाँ थे? पूना के आगा खां पैलेस में थे। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुरा में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। और कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई। सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी तरीके हो सकते हैं प्रतिबंध का, सब सरकार ने अप्लाई कर दिया। सरकार के इन कृत्यों से जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़ फोड़ में जुट गई। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हुआ और कुछ अस्थायी सरकारें भी बनी, वो बाद में देखेंगे। इस समय आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? अच्युत पटवर्धन, क्योंकि बड़े नेता सब गिरफ्तार हो गए थे। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक और छोटू भाई पुराणिक के हाथों में थी। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली। इन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन हुआ, जिसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। आप फ्रीक्वेंसी समझिए कितनी ज़्यादा थी। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त को सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई द्वारा चलाया गया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। फिर नवंबर 1942 को पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा दी गई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोह का पूरा दोष गांधी जी और कांग्रेस पर डाल दिया है। जो हिंसा हो रही है गांधी जी और कांग्रेस करवा रहे हैं। गांधी जी ने इन बेबुनियादी दोषों को स्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज़ या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं है। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए अंग्रेज सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार ने इस ओर ध्यान न देते हुए न दिया तो 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने का दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तब ऐसे समय में एक कमबख्त बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायस के काउंसिल के सदस्य सर मोदी, सर एनएन सरकार एवं अड़े ने इस्तीफा दे दिया। मोदी, एनएन सरकार और अड़े ने इस्तीफा दिया। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधी जी से उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई बिछड़ चुके थे। उसके बाद में फिर अन्य गतिविधियां होती हैं और विभिन्न जो है दल क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसको देख लें। 1942 के भारत छोड़ो पर साम्यवादी दल ने आलोचना की
मुस्लिम लीग ने आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना था। कांग्रेस के उदारवादियों को भी यह आंदोलन भाया नहीं। तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना की। अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायीपूर्ण एवं पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। इस तरह से हम लोगों ने जो है समझा भारत छोड़ो आंदोलन को। इसमें अभी समानांतर सरकारें गठन वाला मुद्दा है, उसको किसी और प्रश्न के साथ हम लोग देख लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या केशव चंद्र सेन ने? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 में कलकत्ता के पास बारानगर में किया था। कभी कलकत्ता विकल्प रहता है, कभी बारानगर रहता है। बाद में बेलूर में इस मिशन का मुख्यालय बन गया। इस मिशन के सिद्धांतों के आधार पर वेदांत दर्शन रहा। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, इन्हीं के नाम पर था ना, गदाधर चट्टोपाध्याय। वह कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर के पुजारी थे और दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाने जाते थे। इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। इन्होंने एकता और मानव सेवा पर बल दिया। तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न चलते हैं 63। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये कब कब हुआ है? तो दांडी मार्च पता ही है आपको, 1930 में मेजर आंदोलन है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। भारत छोड़ो आंदोलन अभी तो आप तत्काल पढ़ा है 1942 में। तो इसमें देखिए सबसे पहले कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, तो इसलिए घा है। उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खा है। उसके बाद क्या हुआ? दांडी मार्च हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, इसलिए का है। इसके बाद क्या है? गा बचता है भारत छोड़ो आंदोलन, घा खा का गा, घा खा का गा। देखिए तीसरा देखिए, तो यही सही है ना? कोई समस्या? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जा करके आपको समुचित उत्तर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2005 में जो टीजीटी में इतिहास विषय में प्रश्न आए थे उनको कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में 2009 में टीजीटी का पेपर हुआ था उसको करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर करता है।